आपकी स्क्रीन पर जो महिला की तस्वीर दिख रही है, ये कल तक बिहार की जिला एवं सत्र न्यायाधीश थी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। रात में घर से बाहर चाय पीने गई थी, लौट कर आके सोई और सुबह पता चला कि एकदम रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो चुकी है। और इस घटना के बाद से अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब तक क्या जानकारी निकल कर आई है उस पर तो बात करेंगे, क्योंकि बिहार की ये महिला जज भविष्य में हाई कोर्ट तक पहुंच सकती थी। उधर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक वकील के पीछे पुलिस लगा दिया है। जी हां, बाकायदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि एडवोकेट मुकुटनाथ वर्मा को अदालत में उपस्थित करवाइए, चाहे भले ही पुलिस बल का प्रयोग क्यों न करना पड़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुलिस से कह रहे हैं कि चाहे लाठी के दम पर ही सही इस वकील को अदालत में प्रस्तुत करिए, तो जाहिर तौर पर वकील ने बहुत बड़ा कांड किया होगा। वरना भारत के चीफ जस्टिस के पास इतनी फुर्सत तो नहीं है कि यूं ही किसी भी वकील के पीछे पड़ जाएंगे। यही जानने के लिए जब हमने एडवोकेट मुकुटनाथ वर्मा से बात किया फोन पर, तो उन्होंने जो कहानी बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बल्कि यहां तक कहने लगे कि मैं जिस पर आरोप लगा रहा हूं, जिसके खिलाफ मैं जांच चाहता हूं, भला वो मुझे पुलिस भेजकर कैसे बुला सकता है और मैं उन लोगों के बुलावे पर कैसे चला जाऊं, क्यों चला जाऊं। ये पूरी कहानी अपने आप में बहुत ही संदेहास्पद भी है, चौंकाने वाली भी है और चिंताजनक भी है और शर्मनाक भी। सुनने के बाद आपको जो महसूस होगा वैसा ही समझ लीजिएगा। उधर माय फ्रेंड डोलाल्ड ने अब लिखित तौर पर भारत को परमानेंट धमकी दे दिया है, यानी एकदम फिक्स्ड धमकी, और कह दिया है कि भारत की निगरानी अमेरिका करेगा। इस पूरी कहानी पर भी बात करेंगे। उधर मोदी के मंत्रालय ने एक और विश्वगुरु टाइप कांड कर दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बिहार की यह घटना देखिए। नवादा जिले में तैनात मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिल्पी सोनीराज का शुक्रवार की सुबह रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। पुलिस का कहना है कि हमें सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि मैडम के साथ कुछ हुआ है और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। लोग उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जब पुलिस से पूछा गया कि क्या उनको जिला न्यायाधीश की मौत में किसी तरह की गड़बड़ी का संदेह है, तो जवाब मिला कि जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, रिपोर्ट आएगा तब कुछ कहा जाएगा। डीएसपी ने आगे बताया कि कल रात वो चाय पीने गई थी हाईवे पर और फिर वापस आके सो गई। सुबह घर पर उनकी देखभाल करने वालों ने उन्हें बेहोश पाया, अस्पताल ले गए, अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोनीराज का जन्म 1973 में हुआ था। 2016 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में बिहार में उन्होंने पद संभाला। पहली पोस्टिंग गया में हुई थी, इसके बाद पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ। साल 2020 में जहानाबाद पहुंची। 2023 में उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रमोशन मिला और लखीसराय में तैनाती की गई। दिसंबर 2033 में वो रिटायर होने वाली थी। 14वीं सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी थी और हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल थी। पुलिस ने फिलहाल किसी तरह की गड़बड़ी या साजिश की आशंका नहीं जताया है, समय मांगा है, मगर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये चर्चाएं कहां तक पहुंचती हैं, इस पर आने वाले वक्त में बात करेंगे। मगर फिलहाल माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत को परमानेंट धमकी दिया है उसको देख लीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के मामले पर आएंगे। आपकी स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है ये अमेरिकी राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जिसमें भारत पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को हटाने का फैसला बताया गया है। आपको याद तो होगा ही, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता था। हालांकि उस सस्ते तेल का ज्यादातर लाभ सेठ को मिला, आपको नहीं। तो रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25% सजा के रूप में टैरिफ लगा दिया था। अब इस टैरिफ को हटाने की बात कहा है और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ट्रंप के अनुसार रूस से तेल का आयात भारत बंद कर देगा, सीधे या परोक्ष रूप से, और अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा। भारत ने अमेरिका के साथ अगले 10 साल के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने के फ्रेमवर्क पर सहमति दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में अमेरिका के साथ काफी हद तक तालमेल बिठाने की बात स्वीकार किया है। यानी भारत अमेरिका के हिसाब से चलने का वादा कर लिया है, इसलिए अब 25% ड्यूटी नहीं लगेगी। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि वो भारत की निगरानी करेगा कि कहीं भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है किसी भी तरीके से, और यदि भारत ने दोबारा तेल खरीदना शुरू किया तो फिर अमेरिका दोबारा से 25% का टैरिफ ठोक देगा। यानी आप सोचिए कि क्या जो बातें व्हाइट हाउस वाशिंगटन की वेबसाइट पर लिखी गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दिया गया है, कहा गया है, इन्हें सुनकर पढ़कर आपको लगता है कि भारत एक आजाद मुल्क है, संप्रभु राष्ट्र है? यदि है तो फिर क्या इतना कमजोर है कि अमेरिका उसे इस तरह से कंट्रोल करे? वैसे यहां एक बात और साफ कर दें, भारत तो किसी हाल में कमजोर नहीं है, सरकार भी कमजोर नहीं है।
सरकार में बैठे लोग चाहे जिस दर्जे के कमजोर हों, डरपोक हों, और ये उन्हीं की कमजोरी और डर की निशानी हो सकती है कि इस तरह से अमेरिका धमका रहा है, अपनी बात मनवाता है। एक दिन एप्स्टीन फाइलों में नाम आता है और अगले ही दिन दनादन डील हो जाती है। डील में क्या होता है किसी को साफ तौर पर बताया नहीं जाता और धीरे धीरे अमेरिका से बात खुलकर आती है। डील ऐतिहासिक है, खाली इतना बताया जाता है। और अब देखिए, ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि तेल नहीं खरीदोगे इसलिए टैरिफ हटा रहा हूं, निगरानी करूंगा। अगर तुमने गलती से भी तेल खरीद लिया रूस से तो फिर टैरिफ लगा दिया जाएगा। सोचिए, क्या इससे भी ज्यादा शर्मनाक भारत के लिए कुछ हो सकता है? यकीन नहीं होता कि यह वही भारत है जिसने एक वक्त में अमेरिका की सैन्य क्षमता को ललकार दिया था, उसकी धमकियों को दरकिनार कर दिया था कि तुम्हें जो करना है करो, हम तो पाकिस्तान को तोड़ के रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रहा है, जो कि हमारे लिए भी परेशानी का सबब है। मगर आज देखिए, पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री की बल्ले बल्ले होती नजर आती है उसी अमेरिका में। उल्टे भारत के प्रधानमंत्री को आए दिन उसी अमेरिका का मुखिया जलील करता है और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और ट्रंप का नाम तक नहीं ले पाते। न जाने किस फाइल का डर है। इस मामले पर कांग्रेस ने लिखा है कि एप्स्टीन फाइल के डर से मोदी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। ट्रंप ने लिखा है कि भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अब रूस की जगह अमेरिका से तेल खरीदेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकाते हुए कहा है कि हम भारत पर निगरानी रखेंगे, फिर से तेल खरीदा तो टैरिफ ठोक देंगे। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ट्रंप जो चाह रहे हैं वैसा ही मोदी कर रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप ने कहा रूस से सस्ता तेल मत खरीदो, मोदी ने कहा जैसा आपका आदेश सर। ट्रंप ने कहा अमेरिका का महंगा तेल खरीदो, मोदी ने कहा जैसा आपका आदेश। ट्रंप ने कहा हम तुमसे 18% टैरिफ वसूलेंगे, मोदी ने कहा जैसा आपका आदेश। ट्रंप ने कहा तुम हमसे 0% टैरिफ लेना, मोदी ने कहा जैसा आपका आदेश। मतलब यह है कि मोदी ने देश के फैसले, देश की गरिमा, सब कुछ ट्रंप के आगे गिरवी रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि एप्स्टीन फाइल में जो उनके कांड हैं वो बाहर ना आ जाए। मोदी आज जो कर रहे हैं इसका नुकसान देश को लंबे वक्त तक झेलना पड़ेगा। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, चाहे पूरी दुनिया थू थू कर जाए, हमारे साहेब विश्वगुरु रहेंगे और अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो एनएसए लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। देश विरोधी हो क्या? आइए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जजों के खिलाफ आरोप लगाने वाले वकील को पेश करने का निर्देश दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। दरअसल एडवोकेट मुकुटनाथ वर्मा पर आरोप है कि वो जजों और वकीलों के खिलाफ अपमानजनक, मानहानिकारक बयान दे रहे हैं, बार बार मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान भी सामने आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि अक्टूबर महीने में ही जमानती वारंट जारी हुआ था, हालांकि पुलिस उस आदेश को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाई। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि अगली तारीख पर एडवोकेट वर्मा को किसी भी हाल में कोर्ट में पेश किया जाए और जरूरत पड़े तो कानूनी बल भी प्रयोग किया जाए। दरअसल एडवोकेट वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव और जजों तथा वकीलों की कार्यशैली को लेकर अब तक बहुत सारे आरोप लगाए हैं। कुछ एफआईआर भी दर्ज करवाया है। इसमें उन्होंने कई वकीलों और बड़े बड़े नाम वाले जजों के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपने आरोपों को साबित करने के लिए हलफनामा दायर करें और यह भी कहा था कि अगर आपने ये नहीं किया तो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। बिना सबूत के जजों या पदाधिकारियों पर लगाए गए आरोप सुने नहीं जाएंगे। मगर एडवोकेट वर्मा उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि जरूर एडवोकेट वर्मा गलत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर ठहरिए। 7 अक्टूबर 2025 को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कोर्ट को बताया कि वर्मा लगातार जजों और वकीलों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते। पुलिस भी वारंट को तामील कराने में नाकाम रही। अब इन आरोपों पर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर जब मैंने एडवोकेट मुकुट वर्मा से पूछा कि सीन क्या है, तो उनका पहला शब्द ये था कि सब तिल मिलाए हुए हैं। मैंने कहा सब तिल मिलाए हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो कहने लगे कि जिन्हें आप आए दिन बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े जज कहकर संबोधित करते हैं, खबरें बताते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग एक ही ढर्रे पर काम कर रहे हैं, यानी मिलीजुली गाड़ी चल रही है। और उसी ढर्रे के खिलाफ जब मैं आवाज उठा रहा हूं, जब उनकी मिली भगत करके संविधान और देश की जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी की पोल खोल रहा हूं, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है और मुझे झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। एडवोकेट मुकुट वर्मा का आरोप है कि अदालतों में चुन चुनकर अपने लोगों को सीनियर एडवोकेट बनाया जा रहा है, जबकि उनके भीतर ज्यादातर सीनियर होने का कोई गुण है नहीं, मगर अपने करीबियों को जानबूझकर सीनियर बना दिया जाता है। जबकि कोई भी वकील जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है उसको सीनियर का तमगा मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ चुन चुन कर सीनियर वकील बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा पैसा कमाएं और सब मिल बांट कर खाएं। यानी सीनियर बनने के बाद फीस अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा एडवोकेट वर्मा का आरोप है कि कुछ गिनती भर वकील और जज मिलकर अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, जो कि न सिर्फ भारतीय संविधान के साथ धोखा है बल्कि उस क्लाइंट के साथ भी धोखा है जो अपने खून पसीने की कमाई लाखों रुपए खर्च करके
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाता है न्याय की उम्मीद में। और इस बीच यदि कोई वकील ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसे ये लोग डिसमिस कराने का प्रयास करते हैं या डिसमिस करा देते हैं। एडवोकेट वर्मा का कहना है कि उन्हें ही कम से कम 10 बार नोटिस दिया जा चुका है डिसमिस करने का, कंटेम्प्ट चलाने की धमकी दी गई कथित रूप से। मुकुट वर्मा कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वकीलों को कंट्रोल किया जा सके, वरना पोल खुल जाएगी। जो यस सर करके खा रहे हैं, खिला रहे हैं, वो काफी अच्छे लगते हैं। जो पोल खोल देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर भी धांधली का आरोप लगाते हुए मुकुट नाथ वर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाया था। और हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि खुद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कथित रूप से ऑनलाइन पेशी के दौरान कहा था कि आपको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो हमें बुलाना आता है। और अगली लाइन जो एडवोकेट वर्मा ने कहा है वो बड़ी चौंकाने वाली है। इनका कहना है कि मैं जिसके खिलाफ आरोप लगा रहा हूं, जो मेरी नजर में गलत कर रहा है, जो दोषी है, भला वो मुझे कैसे बुला सकता है, भला वो मुझे पेश करने का आदेश कैसे दे सकता है। यानी एडवोकेट मुकुट वर्मा खुद चीफ जस्टिस पर ही कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कथित रूप से, और ये भी पूछते हैं कि इन सब के अलावा आखिर ऐसा कौन सा बड़ा अपराध मैंने कर दिया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुलिस को आदेश देकर बल प्रयोग करके मुझे पेश करवाना चाहते हैं। भले ही मुझे देश छोड़ना पड़ जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। जी हाँ, सटीक यही उन्होंने बोला कि ये लोग चाहे जितना प्रयास कर लें, मैं पोल खोल के रहूंगा, भले देश छोड़ना पड़ जाए, लेकिन इनके सामने झुककर माफी नहीं मांगूंगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वकीलों और जजों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं और पेश नहीं होते, दूसरी तरफ एडवोकेट मुकुट वर्मा का कहना है कि यदि मैं वहां उपस्थित हुआ तो कुछ गलत भी हो सकता है और ये लोग किसी भी रूप में मुझे झुकाना चाहते हैं, लेकिन मैं सबके सिस्टम की पोल खोल कर रहूंगा, झुकूंगा नहीं, चाहे भले देश छोड़ना पड़ जाए। अब देखना यह है कि एडवोकेट मुकुट नाथ वर्मा के साथ आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है और दिल्ली पुलिस किस तरीके से उन्हें अदालत में पेश करती है और एडवोकेट वर्मा किस तरीके से कथित जज वकील नेक्सस की पोल खोलते हैं। अब जरा इस विश्वगुरु टाइप खबर पर ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि भारत जैसे विशाल देश में इतने बड़े सिस्टम के भीतर एक आदमी के अच्छा या बुरा होने से क्या फर्क पड़ता है। आपको भी सामान्य रूप से ये बात ठीक लग सकती है, मगर एक आदमी ही अगर महत्वपूर्ण पद पर है तो फिर कितना फर्क पड़ सकता है, इसका स्पष्ट उदाहरण देखिए। भारत के मुखिया के रूप में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं और इस पद पर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हैं। कितने बड़े सत्यवादी हैं बताने की जरूरत तो नहीं है। अब इनकी सत्यवादिता का कितना गंभीर असर पूरे सिस्टम पर, मंत्रालयों पर पड़ रहा है, इसका उदाहरण लेकर आए हैं आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस। इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री भूटान दौरे पर गए थे तो उनकी यात्रा पर हुए खर्चों की जानकारी हमको दे दीजिए। यानी साहेब भूटान गए थे तो खर्चा हुआ होगा, हमको भी बताइए कितना खर्चा हुआ। इस पर 28 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जवाब दिया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भूटान यात्रा पर मेहमान के तौर पर गए थे, इसलिए उनके लोकल ट्रांसपोर्ट, आधिकारिक इंतजाम और तमाम तरीके के खर्चों को भूटान की सरकार ने उठाया। जाहिर सी बात है, आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो आप उन्हें रिसीव करने जाते हैं, खाना पीना देते हैं, घर में रहने की जगह देते हैं, इन सब के बदले में पैसा तो लेते नहीं है। तो कुल मिलाकर 28 नवंबर को विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी भूटान यात्रा पर अतिथि के रूप में गए थे, तो खर्चे की बात ही नहीं आती है। अब विदेश मंत्रालय को लगा कि अतिथि बताकर काम चल जाएगा, खर्चा नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन अजय वासुदेव बोस निकले उनसे भी बड़े धुरंधर, कहने लगे कि चलो मान लेते हैं मेहमान बनकर गए थे। तो आदमी मेहमान तब होता है ना जब इनविटेशन मिलता है। भूटान ने अपने यहाँ अतिथि होने के लिए इनवाइट किया होगा तो निमंत्रण पत्र दिखाइए। अगर प्रधानमंत्री सच में गेस्ट थे तो लिखित निमंत्रण होना चाहिए, तो उसकी कॉपी हमको दे दीजिए। अब यहीं पे मामला फंस गया और सरकार में बैठे अधिकारियों को आंकड़ा देना पड़ा और जो आंकड़ा निकल कर आया है वो है 4,44,94,827 रुपए का, जो कि भूटान यात्रा पर सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया वगैरह में खर्चा हुआ। अब आप जरा सोचिए कि देश को किस तरीके से चलाया जा रहा है। इस बात पर भी सोचिए कि पिछले कुछ सालों में तमाम आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई, उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया गया, मगर फिर भी अजय वासुदेव बोस, कुणाल शुक्ला, सुरेंद्र पांडे जैसे तमाम एक्टिविस्ट हैं जो कि मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन तरस तो उस सत्ता पर आता है, सत्ता में बैठे उन लोगों पर आती है तरस जो अपने ही कारनामों को खुलकर बोल नहीं पाते और एक के बाद एक झूठ के सहारे छुपने छुपाने का प्रयास करते हैं। आप सोचिए कि जब लगभग 4.5 करोड़ के मामले को इस तरह से छुपाया जा रहा है कथित रूप से, तो फिर बड़े बड़े खर्चों को किस तरीके से छुपाया जाता होगा वो तो शायद कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।